हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है टॉप 10 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं फ्रेंड्स, जो आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो या इंजीनियर हो, आपसे क्वेश्चंस बेसिकली पूछे ही जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हमने इसमें इंक्लूड किया है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रोटेक्शन सिस्टम्स टेक प्लेस ऑन कंट्रोल पैनल बोर्ड। एक कंट्रोल पैनल बोर्ड जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल का, तो उस पर कौन कौन से डिफरेंट प्रोटेक्शन सिस्टम्स होते हैं, तो उसका देखिए आंसर देखते हैं। तो पहला होता है फ्रेंड्स सर्किट ब्रेकर, दूसरा होता है फ्यूज जो ओवर करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तीसरा फ्रेंड्स होता है प्रोटेक्शन रिलेज, फ्रेंड्स चौथा होता है कंट्रोल पैनल बॉडी अर्थिंग। कंट्रोल पैनल बॉडी अर्थिंग जो होती है उसको बॉडी के शॉर्ट से बचाती है। अगला होता है अर्थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फ्यूज होता है, जैसा कि आपने देखा होगा पैनल के अंदर यूज होते हैं। ये फ्यूज होते हैं, अलग अलग रेटिंग के होते हैं, ये अलग अलग मिली एम्पियर के ये फ्यूजेज होते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, ये ऑन या ऑफ़ करने के काम आता है। अब ये ऑफ पोजीशन में जब इसको ऊपर कर देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा कटआउट फ्यूज होता है। ये फ्रेंड्स हमारी प्रोटेक्शन रिले होती है। देखते हैं फ्रेंड्स प्रोटेक्शन रिले क्या होती है। प्रोटेक्शन रिले वर्क्स एज अ सेंसिंग डिवाइस। इट सेंसेस द फॉल्ट, देन नोन इट्स पोजीशन एंड फाइनली इट गिव्स द ट्रिपिंग कमांड टू द सर्किट ब्रेकर। क्या करती है, ये एक सेंसिंग डिवाइस होती है जो फॉल्ट को सेंस करती है, और फॉल्ट को सेंस करने के बाद क्या करती है, ट्रिपिंग कमांड दे देती है सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर को जब ट्रिपिंग कमांड जाती है तो सर्किट ब्रेकर क्या कर देता है, जहाँ जो फॉल्टेड एलिमेंट होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉल्टेड जगह को ये डिस्कनेक्ट कर देगा, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा एपरेटस है उसका जो डैमेज है वो हमारा बच जाता है, और बाकी क्या होता है, डैमेज भी बच जाता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा एपरेटस भी हो सकता है कि जिसमें फायर लगने का खतरा हो, तो उसको भी ये रोकता है और लाइफ के रिस्क को भी ये कम करता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट व्हेन द शंट फील्ड वाइंडिंग इज ओपन इन डीसी शंट मोटर। अब इसमें दो कंडीशंस दी गई हैं कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग और इन रनिंग कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जब शंट फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाता है तो क्या इफेक्ट होता है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग क्या इफेक्ट होगा और रनिंग कंडीशन में क्या इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं एक एक करके। पहले देखते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है। When the field winding is open means there is no production of magnetic field. Even though the armature carries the current, there is no motoring action. That's why motor will not start. स्टार्टिंग कंडीशन में जब हम ओपन कर देंगे तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन ना होने की वजह से मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं रनिंग कंडीशन में क्या होगा। रनिंग कंडीशन में सडनली the field disappear, that's why motor attains a very high speed, so rotor may be damaged. अगर सडनली हम फील्ड डिसअपियर कर देंगे या सडनली फील्ड डिसअपियर हो जाएगी तो मोटर क्या करेगी, एक बहुत हाई स्पीड पर चली जाएगी जिससे रोटर डैमेज हो सकता है। तो दो कंडीशंस में अगर हम शंट फील्ड वाइंडिंग को ओपन करेंगे डीसी शंट मोटर में तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। स्टार्टिंग कंडीशन में तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, और रनिंग कंडीशन में क्या होगा, मोटर की बहुत हाई स्पीड चली जाएगी और जिससे मोटर का जो रोटर होता है वो डैमेज हो सकता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस स्पीड एंड रेटेड स्पीड इन द मोटर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि बेस स्पीड और रेटेड स्पीड में एक मोटर की क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत छोटा इसका आंसर है, आप एक बार में समझ जाएंगे। रेटेड स्पीड मीन्स द स्पीड एट फुल लोड।
मतलब जो फुल लोड पे मोटर की स्पीड होगी वो तो कहलाएगी रेटेड स्पीड। एंड द बेस स्पीड मीन्स द स्पीड इन नॉर्मल कंडीशन। जो नॉर्मल कंडीशन में स्पीड होगी वो बेस स्पीड कहलाएगी, और जो फुल लोड पर स्पीड होगी वो रेटेड स्पीड कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड ब्रेकर प्रोटेक्शन। फ्यूज और जो ब्रेकर प्रोटेक्शन होती है उसमें क्या अंतर होता है, इसको समझते हैं। फ्यूज एंड ब्रेकर बोथ आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट करंट। जो फ्यूज और ब्रेकर होते हैं वो फ्रेंड्स दोनों ही जो है शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फ्यूज जो होता है वो लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, लो वोल्टेज की जगह यूज होता है, जैसे हॉस्पिटल हो गए, होम हो गए, शॉप हो गए, स्कूल्स हो गए, मतलब छोटी जगह के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। और जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो हाई वोल्टेजेस के लिए यूज होते हैं, जब या बड़ी जगह पे हमें, जैसे होल बिल्डिंग के लिए यूज हो गया, या सब स्टेशंस के लिए यूज हो गया, फैक्ट्रीज के लिए यूज हो गया, पावर ग्रिड के लिए यूज हो गया, तो इन सब जगह ब्रेकर का यूज किया जाता है। लेकिन दोनों होते शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्शन देने के लिए ही है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला है हमारा, वाई डीसी पावर कैन नॉट बी यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक ट्रांसफार्मर में डीसी पावर का यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। उस आंसर के लिए आपको ये फिगर देखते हैं, फिगर से समझते हैं कि डीसी पावर का हम ट्रांसफार्मर के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमने ट्रांसफार्मर का पहले वर्किंग प्रिंसिपल भी देख रखा है, या हम वर्किंग प्रिंसिपल अगर जानते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम अल्टरनेटिव सप्लाई दी जाती है, ये लिखा भी है कनेक्टेड टू अल्टरनेटिव सप्लाई, जब प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिव सप्लाई दी जाती है तो उसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक कोर होती है इसमें अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाता है। इस अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी में E1 और E2 EMF इंड्यूस हो जाते हैं, और सेकेंडरी में हमारी करंट I2 फ्लो होने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स डीसी के केस में क्या होता है, डीसी के केस में ये सप्लाई अल्टरनेटिव नहीं होती है, सप्लाई डायरेक्ट होती है। तो डायरेक्ट सप्लाई होने की वजह से क्या होगा, ये अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप ही नहीं होगा कोर में। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर एक्शन ही नहीं होगा, मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। Generally, transformer output is come by mutual induction. That means flux produced in primary coil cause the flow of current in the secondary coil. ठीक है फ्रेंड्स, मेनली फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग फील्ड। टाइम वेरिंग फील्ड के द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो डीसी होती है हमारी वो टाइम इनवेरिएंट फील्ड होती है, इस वजह से फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस ही नहीं होगा। प्रोड्यूस जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस ना होने की वजह से flux is not produced in the primary coil, consequently no flow of current in the secondary coil. secondary coil में करंट का फ्लो ही नहीं होगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द क्वांटिटीज विच आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इन द ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या होता है, क्वांटिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर देता है, करंट को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म नहीं करा सकता है, तो इसका आंसर देखते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी फ्रेंड, दूसरा है वर्किंग फ्लक्स, और तीसरा है हमारा एपरेंट पावर। ये तीन क्वांटिटीज होती हैं जिनको ट्रांसफार्मर से ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, और अच्छे से समझ लेते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का क्या होता है। फ्रेंड्स इस फिगर की मदद से आसानी से समझेंगे। द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहला तो ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। ये आप याद कर लें या इसको अच्छे से समझ लें कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। द चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो चेंजिंग फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के, और ईएमएफ की वैल्यू ये होती है, इस इक्वेशन से दी जाती है। आइए इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं।
तो देखिए चेंजिंग फ्लक्स ड्यू टू अल्टरनेटिव प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज दिया जाएगा, अल्टरनेटिव प्राइमरी वोल्टेज होगा, उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। अब ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या जो ईएमएफ ये इंड्यूस हो रहे हैं E1 और E2 इस चेंजिंग ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंजिंग फ्लक्स, ये जो चेंजिंग फ्लक्स हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफ़ द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज्ड, अगर सेकेंडरी सर्किट क्लोज्ड है मतलब अगर लोड लगा हुआ है सेकेंडरी सर्किट पर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या आता है, जैसा कि वोल्टेज हो गया, तो वोल्टेज हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्राइमरी से सेकेंडरी पर। अब ये डिपेंड करेगा कि वो स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, वो एक आगे की बात हो जाती है, लेकिन जो है वोल्टेज आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्राइमरी से सेकेंडरी में। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर। तो एज द नेम सजेस्ट ट्रांसफॉर्मर it transform energy from one circuit to another circuit since it has no moving parts so it is called static device। अभी हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, दो कॉइल थी उसमें, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, तो दोनों में या प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग हम कह सकते हैं, लेकिन कोई मूविंग पार्ट तो नहीं था, तो क्या कहलाता है, स्टैटिक डिवाइस कहलाता है। The transformer is a static device which step up or step down the voltage with constant frequency। फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना ये वोल्टेज को या तो घटा देगा या बढ़ा देगा। अगर ये वोल्टेज को बढ़ा देता है तो स्टेप अप कहलाता है, अगर घटा देता है तो स्टेप डाउन कहलाता है। देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू वाइंडिंग, दो वाइंडिंग के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, बस एक कॉमन मैग्नेटिक कोर पर दोनों लिपटी हुई होती हैं। तो ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एज कम्पेयर टू अदर रोटेटिंग डिवाइसेज, जो अदर रोटेटिंग डिवाइसेज होती हैं उनके कंपैरिजन में ट्रांसफॉर्मर का मेंटेनेंस कम होता है। When the transformer raises voltage higher than input voltage then it is called step up। यदि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, आउटपुट पर हमारा ज़्यादा वोल्टेज दे देता है इनपुट के कंपैरिजन में, तो स्टेप अप कहलाता है। और यदि ट्रांसफॉर्मर और when the transformer lowers the out voltage देन द इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप डाउन। यदि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि आउटपुट वोल्टेज को घटा देता है इनपुट के मुकाबले, तो वो कहलाता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो फ्रेंड आगे देखते हैं, डिफाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन को अब हमें इसमें डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन कोर और सिलिकॉन स्टील कोर एंड टू वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है फ्रेंड्स, एक आयरन कोर पर, कॉमन लेमिनेटेड आयरन कोर पर दो वाइंडिंग लिपटी होती हैं, जिसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जो सप्लाई से कनेक्टेड होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो वो होती है जो लोड से कनेक्टेड होती है। ये वाइंडिंग आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर टैंक इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट ऑल असेंबली पार्ट्स। एक ट्रांसफॉर्मर टैंक को प्रोवाइड किया जाता है जिसमें सारे पार्ट रहते हैं अंदर। द कोर इज बिल्ड ऑफ थिन सॉफ्ट आयरन एंड सम परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन, जनरली 0.35 to 0.4% इज एडिड टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेज। क्या होता है फ्रेंड्स, जो कोर बनी होती है वो थिन सॉफ्ट आयरन कोर से बनी होती है और उसमें कुछ सिलिकॉन का परसेंटेज मिलाया जाता है जिससे एडी करंट लॉस को घटाया जा सके। द कोर इज लैमिनेटेड ईच अदर टू रिड्यूस आयरन लॉस। कोर भी एक दूसरे से लैमिनेटेड होती है जिससे आयरन लॉस को कम किया जा सके। इलेक्ट्रिकल बुशिंग आर प्रोवाइडेड टू कनेक्ट वाइंडिंग टर्मिनल्स एंड एक्सटर्नल वायर्स। इलेक्ट्रिकल बुशिंग का प्रयोग किया जाता है वाइंडिंग टर्मिनल्स को और एक्सटर्नल वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्टिंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम ओवरलोडिंग। और एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस का भी यूज़ किया जाता है जिससे ट्रांसफार्मर को ओवरलोडिंग से बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम रहता है। द वाइंडिंग्स आर इमर्ज्ड विद मिनरल ऑयल
and they are non-inflammable and do not decompose to produce inflammable gases। होता क्या है फ्रेंड्स, ये वाइंडिंग जो होती हैं वो मिनरल जो ऑयल होता है उसमें डूबी हुई रहती हैं, जिससे ये ठंडी रहें। कूलिंग के लिए मिनरल ऑयल में इमर्ज्ड रहती हैं, डूबी हुई रहती हैं। ये जो मिनरल ऑयल होता है नॉन इन्फ्लामेबल होता है और डू नॉट कंपोज टू प्रोड्यूस इन्फ्लामेबल गैसेज। ऐसा नहीं होता है कि इन्फ्लामेबल गैसेज प्रोड्यूस कर दे जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग जाए या उसकी किसी वाइंडिंग वगैरह को खतरा हो। तो ये जो ऑयल होता है, मिनरल ऑयल जो होता है, नॉन इन्फ्लामेबल रहता है। एक्सटर्नल कूलिंग फिन्ड पाइप्स आर प्रोवाइडेड टू कूल ट्रांसफार्मर ऑयल। एक्सटर्नल कूलिंग फिन्ड पाइप्स जो भी हैं उनको यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल को कूल करने के लिए। ऑयल इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। ऑयल लेवल को बताने के लिए ब्रीदर का यूज़ किया जाता है। सप्लाई मॉइस्चर फ्री एयर टू द ट्रांसफार्मर टैंक। ये ब्रीदर है, यहाँ पर ब्रीदर का यूज किसके लिए किया जाएगा? मॉइस्चर फ्री एयर प्रोवाइड करने के लिए। अ कंजर्वेटर टैंक प्रोवाइडेड टू शो ऑयल लेवल ऑफ द टैंक। एक कंजर्वेटर टैंक होता है, ये ऑयल लेवल दिखाएगा आपका ऑयल कितना भरा हुआ है। ब्रीदर क्या है? ब्रीदर करेगा आपको मॉइस्चर फ्री एयर प्रोवाइड करेगा। मेन टैंक है, इस टैंक के अंदर पूरी असेंबली रहती है। ये टैंक का कवर रहता है, ये ड्रेन रहता है, ये कूलिंग ट्यूब्स रहती हैं, इधर ये बुशेज रहते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन होती है फ्रेंड्स। अब हमारा इसका क्वेश्चन लेते हैं, हाउ डू यू मेंटेन द अर्थिंग रेजिस्टेंस। आप अर्थिंग रेजिस्टेंस को कैसे मेंटेन करेंगे? ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन होता है और सबसे पूछ लिया जाता है, और जबकि इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इजी होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। अर्थिंग रेजिस्टेंस कैन बी मेंटेन बाय एडिंग वाटर, चारकोल और सॉल्ट पर मंथ इन द अर्थ पिट। फ्रेंड, एक अर्थ पिट होती है तो उसमें हमें वाटर, चारकोल और सॉल्ट हर महीने मिलाना होता है। नॉट ओनली बाई एडिंग दीज थ्री, इट्स रस्टेड बोल्ट एंड नट मस्ट बी रिन्यूड बाई अ न्यू वन फॉर एवरी 3 months। अब क्या है कि अर्थिंग पिट में हमने पानी डालना है, चारकोल डालना है और नमक डालना है हर महीने, ये तो करना ही है। इसके अलावा क्या है, जो इसके रस्टेड बोल्ट हैं और नट्स हैं उनको हमें चेंज करना है हर तीसरे महीने पर। और बरसात के महीने में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें अर्थिंग पिट को केयर करने की, या क्लाइमेट चेंज पर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दिस मेंटेनेंस शुड बी वेरी डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन पर ये डिपेंड करता है। जैसे बरसात के सीज़न में क्या होता है, बरसात के सीज़न में हमें उसे सीमेंटेड भी कर देना चाहिए, जिससे उसमें कोई आगे परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।